बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सिद्रा की कहानियाँ में खुशामदीद। मेरे वालिद साहब का शुमार इलाके के मौज़ी जमींदारों में होता था। हम पेशावर के करीबी इलाके में रहते थे। हम 3 बहनें और 4 भाई हैं। 2 भाई मुझसे बड़े और 2 छोटे हैं। मेरी और मेरी बहन नूर की मंगनी चचाजाद 2 भाइयों के साथ बचपन में तय हो गई थी। ये दोनों सगे भाई अली और अहमद थे। दोनों ही हम बहनों से 12 और 15 बरस बड़े थे। लेकिन हमारे कबीले के माहौल में ज्यादा उम्र कोई मायने भी नहीं रखती। यहाँ असल मामला जमीन का है, जिसको तकसीम से बचाना होता है। इसलिए रिश्ते आपस में किए जाते हैं, क्योंकि अगर लड़कियां गैर बिरादरी में चली जाएं तो उनके हिस्से की जमीन भी बाहर चली जाती है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। हम दोनों बहनों को अपने मंगेतरों से मोहब्बत ना थी, बल्कि चिढ़ थी। दिल से भी मैं अली खान और नूर ने अहमद खान को कभी कबूल नहीं किया था। हमारे अपने ही ख्वाब थे, मगर ये ख्वाब कभी पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे। वाले साहब इतने सख्त गिर थे कि वो हम वक्त बंदूक और गोलियां भर के रखते। हम बेटियां जानती थी कि बाबा जान की हुक्म बदौली पर वो हमें क्या सजा दे सकते हैं। हमारी मजाल भी ना थी कि बचपन के तयशुदा रिश्तों पर चू करें। तो हम दिल दिल में दुआ करती कि हमारे मंगेतर खुद ही हमें कबूल करने से इनकार कर दें। कि कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि हम इनकी मलकियत होने से बच जाएं। वालिद लड़कियों की तालीम के खिलाफ थे, लेकिन जब हमने मैट्रिक कर लिया तो शादी से बचने का एक ही रास्ता था, और वो ये कि हम कॉलेज में दाखिला ले लें। बस मैं और नूर इस बात पड़ गई कि हमें कॉलेज जाना है। हमारे कॉलेज से गांव आधे घंटे की मुसाफत पर था। गाड़ी मौजूद थी, लिहाजा वहां जाना कोई मसला नहीं था। बात इजाज़त मिलने की थी। वालिद साहब से तो हरगिज़ उम्मीद ना थी कि वो हमें कॉलेज में दाखिले की इजाज़त दे देंगे। ताहम हमें एक हल समझ में आया कि चचा जान हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। अगर उनसे इल्तिजा की जाती तो ज़रूर इस मसले का हल निकाला जा सकता था। बस हमने भी यही रास्ता इख्तियार किया, और हम चचा जान के पास जाकर हम दोनों बहनें खूब रोई कि आगे पढ़ना है, कॉलेज में दाखिला दिलवाइए। चचा जान चाहते थे कि हमारी शादियाँ हो जाएं, ताकि उनके सपूतों के घर बस जाए, क्योंकि उनकी उम्रें काफ़ी हो गई थी। लेकिन जब हमने ज़्यादा रोना धोना किया, उनका दिल पिसीज गया। वो हमारे वालिद की तरह सख्त मिजाज न थे, बल्कि सब बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे वालिद से भी कभी ऊंची आवाज़ में बात न करते, लेकिन मोहब्बत से हर बात मनवा लेते। वो खुद भी मैट्रिक पास थे, आगे भी पढ़ना चाहते थे, मगर खानदानी मामलात की वजह से न पढ़ सके। इसीलिए वो तालीम के खिलाफ न थे। उन्होंने वालिद साहब को मना लिया, और यूं हमारा दाखिला शहर के गर्ल्स कॉलेज में हो गया। हम खुशी खुशी कॉलेज जाने लगी। चचा जान का ख्याल था कि जब शादी करनी होगी तो वो तारीख रख देंगे। इस दौरान ये पढ़ना चाहती हैं तो बेशक पढ़ें। वो चाहते थे कि उनके बेटे भी पढ़ें, मगर वो दोनों 8वीं भी ना पास कर सके। हर वक्त आवारागर्दी करते, पढ़ाई में उनका दिल ही ना लगता था। और वही हुआ जिसका डर था। जो ही हमने एफए पास किया, घर में हमारी शादी की बातें होने लगी। लाख इनकार के बावजूद हमें ज़बरदस्ती दुल्हनें बना दिया गया। मेरी शादी अली से और नूर की शादी अहमद से हो गई। मालूम निस्बतन साबिर और शाकिर लड़की थी, लिहाजा ना चाहते हुए भी उसने हथियार डाल दिए और रोते धोते जिंदगी गुजारने लगी। उसने शादी के 2 माह बाद काजी को खैराबाद कह दिया, क्योंकि उसके शोहर की यही ख्वाहिश थी। चचा जान का घर हमारी रिहाइश के करीब ही था। ब्याह कर हम दोनों वहाँ गई, लेकिन मैं 1 माह बामुश्किल रह पाई। दोबारा बाबा जान के ही घर आ गई, जबकि महानूर ने अपने ससुराल में ही रिहाइश रखी। अपने घर को घर समझा और शोहर की फर्मा बरदारी में लग गई। अली मुझसे 15 बरस बड़ा था, जबकि अहमद और नूर की उम्रों में 12-13 बरस का फर्क था। उसके खाविन के साथ वालदैन की इज्जत की खातिर समझौता कर लिया, वरना अहमद में भी वो सारे ऐब थे जिनके होते हुए कोई भी औरत अपने शोहर के साथ समझौता नहीं कर सकती। अहमद और अली दोनों ही शराब के आदी थे। वो रक्स सरूर की महफिलों में जाते थे, जबकि मेरे वालिद कबीले के सरदार थे। इसलिए अहमद और अली मेरे भाइयों के साथ मिलकर इस बात का फ़ायदा उठाते। सारा दिन आवारागर्दी करते, शिकार करते, और कबीले के दूसरे लोग हमारी ज़मीनों की देखभाल करते। ये दोनों भाई शहर जाकर मुख्तलिफ अड्डों पर अय्याशी करते, तो हम दोनों ही घर में बीवियों का ख्याल रखते थे। हमें किसी शय की कमी ना थी। लेकिन मैंने अली खां को रोज़े अव्वल से ही कबूल न किया। मैं नूर से ज़्यादा खुदसर और बागी थी। मेरा मर्द मुझको ज़रा भर भी ना पाता। जो ही अली मेरे करीब आता, मेरे तन बदन में आग लग जाती, और मैं उसको अपने से दूर धकेलने की कोशिश करती। रोज़ यही तमाशा होने लगा। उसने इस रवैये की वजह पूछी, तो मैं कहती कि मुझे बीए मुकम्मल करना है। आप लोगों ने जल्दी शादी करके मेरे इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है, तभी मुझसे शादी से नफरत है। मेरे नफरत भरे रवैये से मजबूर होकर अहमद ने मुझे कॉलेज जाने और तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दी। यूँ मैं अपने वालिदैन के घर रहती और कॉलेज भी जाती थी। अहमद भी मुझसे मिलने के लिए मेरे मैके आने पर मजबूर हो गया था। हालांकि उसको ये बात हरगिज़ गवारा ना थी, लेकिन वो मुझे छोड़ना न चाहता था।
हर सूरत इस रिश्ते को निभाना चाहता था। जिन दिनों मैं थर्ड ईयर में पढ़ती थी, मेरी एक दोस्त बन गई और ये मेरी कॉलेज फेलो समन थी। हमारी दोस्ती गहरी हो गई तो हम एक दूसरे के घर आने जाने लगी। समन को अक्सर उसका भाई कॉलेज से पिक करने आता। उसका नाम असद था। वो उम्र में समन से काफी बरस बड़ा था। उसको बड़ा सुतेला भाई था और शादीशुदा था। समन के बाप की दो शादियां हुई थी। पहली शादी से असद पैदा हुआ और दूसरी से समन। उसके दूसरे बहन भाई थे। असद की माँ की वफात के बाद दूसरी शादी समन की माँ से हो गई। लेकिन असद अपने ननिहाल वालों के पास ही रहता था और उसके ननिहाली काफी अमीर कबीर थे। उनका बाप समन की माँ और बच्चों के साथ रहता। असद अलग घर में रहते थे लेकिन आपस में मिलते जुलते थे। जब मैं समन के घर जाती तो असद अक्सर वहीं होता। असद की सेहत बहुत अच्छी थी, खूबसूरत और कदावर था और उसकी उम्र 36 साल के करीब थी, मगर वो 30 बरस का बमुश्किल लगता था। जब मुझे समन के घर जाना होता तो मैं उसकी गाड़ी में चली जाती। असद गाड़ी चला रहा होता और इस तरह वो बार बार आईने में मुझे मैंने खेज नजरों से देखता और बातें करने की कोशिश करता। मुझे असद की बातें अच्छी लगती। उसकी शख्सियत काफ़ी सहर अंगेज और बहुत दिल आवेज थी। रफ्ता रफ्ता मैं उसकी शख्सियत से मशहूर होती गई, यहाँ तक कि पूरी तरह उसकी ज़ात के जहर में गिरफ्तार हो गई। उससे भी अंदाज़ा हो चुका था कि मैं उसकी बातों से मशहूर होती हूँ और उसको पसंद करती हूँ। इस रोज़ मुझे अपनी चाहत का भरपूर अंदाज में उसने यकीन दिलवाया और मुझसे शादी करने की दरख्वास्त कर दी। जानती थी कि यही शख्स मेरी मंजिल है, मगर असल मसला ये था कि मैं तो शादीशुदा थी और मुझे ये इकरार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि मैं बेहद खूबसूरत और शानदार शख्सियत की मालिक थी। तभी असद के दिल में मुझे पाने की ख्वाहिश बढ़ती रही, यहाँ तक कि उसने मुझे अपने नाम कर लिया। अब मैं अपनी सहेली के घर सिर्फ उसकी खातिर जाने लगी। घर वालों से कहती कि कॉलेज में जो असाइनमेंट मिलती है मैं समन के साथ मिलकर मुकम्मल करती हूँ। जो जो असद से लगाव बढ़ता गया, अपने शोहर से दूरी और बेरुखी बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अली से तलाक का मुतालबा कर दिया। फिर मैं ऐसे मौके पैदा करती कि हम में शदीद लड़ाई हो जाती। सारे घर वाले परेशान थे और ख़ानदान भर को मैंने चकरा दिया। वालिदैन ने पहले तो हमें सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने खुल्लम खुल्ला अली पर गलत इल्ज़ाम लगाए तो मेरे वालिदैन का झुकाव मेरी तरफ हो गया। रो रो कर झूठी बातें बयान करती, जिससे अली खान ने मुझ पर गलीज़ किस्म के हरबे आजमाता हो। हालांकि ये झूठ था, लेकिन मेरी अदाकारी इन इल्ज़ामात को सच साबित कर देती थी। माँ बाप का दिल तो वैसे भी मोम होता है। आखिरकार मैं कामयाब हो गई। वालिदैन ने मेरा साथ दिया और अली खान से तलाक दिलवा दी। मैंने बीए पास कर लिया और मैं घर बैठ गई। लेकिन वक्तन फ़वक्तन समन से मिलने उसके घर जाती रही। वो भी आ जाती। यूँ मेरा असद से ताल्लुक़ बरकरार रहा। असद ने मुझे बावर करवा दिया कि शादी के बाद वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा और मुझे बहुत खुश रखेगा। उसको मेरी शादी पर भी कोई एतराज़ नहीं था। मैं इस बात पे हैरान थी कि मेरी शादीशुदा होने पर भी उसे कोई एतराज़ नहीं। क्या वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है? और मैं ये सोचकर खुशी से फूले न समाती। वो मुझे कहता है कि तुम अपने शोहर से तलाक ले लो, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा और हम एक हो जाएंगे। यही सच है कि मर्द जब किसी औरत को हासिल करना चाहता है तो उसे ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाता है। औरत उस पर अंधा एतमाद करने लगती है और मुझे भी असद ने कुछ इसी तरह अपनी मोहब्बत का असीर बनाया कि मुझे उसके सिवा कुछ भी याद न रहा। अब हम एक होने के लिए तड़पने लगे। इस दौरान असद ने मुझे बहुत कीमती तोहफे दिए। मैं ये बताना भूल गई कि वो बहुत अमीर कबीर आदमी था और 20 मुरब्बा ज़मीन का मालिक था। सब जानते हैं कि 20 मुरब्बा कुछ कम जागीर नहीं होती। मुझे नज़र आ रहा था कि मेरी ऐशो इशरत भरी ज़िंदगी के दिन शुरू होने वाले हैं, लेकिन अब मरहला ये था कि मैं असद से शादी कैसे करूं। उसने समन के साथ हमारे घर भी आना शुरू कर दिया और अपनी ज़मीन जायदाद के किस्से मेरे घर वालों को सुनाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानता था कि ये ज़मीन जायदाद और कबीले वाले लोग ऐसी ही बातों से मुतासिर होते हैं। यूँ मेरे घर वाले भी उससे मुतासिर हो गए, मगर उन्होंने अभी तक उसके साथ मेरी शादी के लिए नहीं सोचा। उसने मेरे भाइयों के साथ भी दोस्ती कर ली। आखिरकार हमने फैसला कर ही लिया। मैंने अपनी वालदा पर मामला खोल दिया। उनको कहा कि वालिद साहब से बात करें। मैं अपने हिस्से की ज़मीन नहीं लूँगी बल्कि बख्श दूँगी। सिर्फ मेरी शादी असद से करवा दें। अम्मी ने वालिद साहब से बात की। पहले तो वो किसी सूरत न माने। जब मैंने घर से चले जाने की धमकी दी तो माँ के समझाने पर कुछ ढीले पड़ गए। समन की वालदा रिश्ता लेने आई तो अम्मी ने हाँ कर दी। यूँ मेरा निकाह सादगी से असद से हो गया। तो हम अब्बू और चचा की खातिर मेरी शादी में ना बैठे। मामू और भाइयों ने मेरा निकाह असद से करके मुझे रुखसत कर दिया। असद ने तो शुरू के दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे शहर में शानदार बंगला बनवा के दिया, जो कि बहुत कीमती फर्नीचर से आरास्ता था। शादी के 2 माह तक वो मेरे साथ हर वक्त रहे। रफ्ता रफ्ता वो घर से गायब रहने लगे और अब वो एक माह में 2-4 बार ही एक दिन के लिए आते और फिर गायब हो जाते। मैं नौकरानियों के साथ एक कैदी की मान जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी।
दिल बहुत घबराया रहता। इन दिनों मैं उम्मीद से हो गई तो एक नई उम्मीद जागी। बेचैनी से असद का इंतजार करने लगी कि वो आए तो उसको ये खुशखबरी सुनाऊं। वो काफी दिनों बाद आया और मैंने खुशी खुशी उसको ये खबर सुनाई, मगर मैं हैरान रह गई कि वो खुश होने की बजाय उसका मुंह लटक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ, खुश नहीं हुए, मैं माँ बनने वाली हूँ। कहने लगे, तुमको इस खुशी से दस्तबरदार होना पड़ेगा। तुम आज ही हॉस्पिटल जाकर इस वजह को खत्म करवा दो। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं रोने पीटने लगी, लेकिन उन्होंने मेरे रो धोने की कोई परवाह न की। बिलाप लाकर क्लिनिक ले आए और अपने जानने वाले डॉक्टर से उन्होंने मुझे खाली दामन करवा दिया। सदमा बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बिना चारा न था। वो 3 दिन मेरे साथ रहे, तसल्ली देते थे, कहते अभी वक्त नहीं है, फिलहाल सब्र करो, वक्त आएगा और तुमको भी माँ बनने का ये एहसास हासिल हो जाएगा। मैं काफी दिन अफसरदा रही, वक्त गुजरता रहा। दूसरी बार भी जब मैंने उनको खुशखबरी से आगाह किया, तो उन्होंने मेरे साथ सांप का सलूक किया और मेरी कोख खाली करवा दी। अब मुझको उनसे खौफ आने लगा। तभी मैंने रट लगा दी कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, तुम मुझे इस घर में रखो जहाँ तुम रहते हो। फिर वो मुझे समन के घर में ले आए। यहाँ आकर मुझ पर यह राज खुला, वो ये कि दरअसल असद पहले से शादीशुदा था। उसके ननिहाल वालों ने उसकी शादी 18 साल की उम्र में ही उसकी मामूजात से कर रखी थी और उसके 4 बच्चे थे। असद ने खुफिया तौर पर मुझसे निकाह किया था। उसके बीवी बच्चे और रिश्तेदारों को किसी को भी इल्म नहीं था, सिर्फ समन के घर वालों को इस शादी का इल्म था। जब उसके बीवी बच्चों को इसकी सुनगुन मिली, तो उन्होंने असद पर दबाव डाला कि वो मुझे तलाक दे दे। न जाने असद ने कैसे इनको समझा बुझाकर चुप किया और फिर उनसे छुप छुप कर 2-4 दिन के लिए मुझसे मिलने आ पाते। असद यहाँ भी महीने में 2-4 दिन ही आता। मुझे बेहद दुख हुआ। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा। वो कहा कि मुझे तलाक चाहिए, मगर वो मुझे मनाता रहा। समन से भी मुझे गिला था कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई, मगर वो बोली कि मेरे भाई ने मुझे मजबूर किया था, इसलिए मैं ना बता सकी। मैं तो मजबूर थी। मेरा बाप बीमारी की वजह से हमारी ज़रूरियात पूरी करने के काबिल नहीं रहा, तो भाई ने ही हमें सहारा दिया। वही हमारी पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। मैंने गुस्से में ये शर्त रखी कि जहाँ तुम्हारी पहली बीवी और बच्चे रहते हैं, मैं भी उनके साथ ही रहूंगी। असद ने बहुत समझाया कि तुम ऐसी जिद मत करो, तुम वहाँ नहीं रह सकोगी। वो औरत जो तुम्हारी सोतन है, वो तुमको वहाँ नहीं रहने देगी और वहाँ जाकर बहुत पछताओगी। मगर मैं ना मानी और रो रो कर बुरा हाल कर लिया। मेरा मौकफ ये था कि मैं उस घर में रहूंगी तो आप भी वहाँ होंगे। यहाँ तो कभी कभी आपका दीदार होता है, कम से कम वहाँ रहकर रोज आपका दीदार तो हासिल हो सकेगा। मेरा ख्याल था कि उनके असल घर जाकर मैं उनके खानदान में अपनी हैसियत को बनवा लूंगी, या फिर उनकी पहली बीवी को घर से निकलवा दूंगी, जिसकी असद शब रोज बुराइयां करते थे। मेरे सामने तो वो बरबला नफरत का इजहार करते। जाहिर है कि इस घर में क्या हैसियत हो सकेगी। जब मैं वहां गई तो वहाँ कहरा मच गया। पहले तो उन्होंने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया और फिर पूरे खानदान में ये खबर फैल गई। उसके ननियाल वालों ने असद को बुरा भला कहा और उसे मुझे छोड़ने पर मजबूर किया। मगर मैं हैरान थी कि आखिर मैं असद की बीवी थी, मुझे रहने की वहाँ जगह मिली। मुझे लगा वो कोई कमजोर औरत है जिसने मुझे एक सोदन के तौर पर कबूल किया। मेरा अंदाजा गलत निकला। मुझे शदीद नफरतों और एक तूफान का सामना करना पड़ा। अब अंदाजा हुआ कि मेरी सोतन कोई कमजोर हस्ती नहीं, बल्कि एक ताकतवर औरत है, जिसका सिक्का उसके घर और खानदान पर चलता है। उसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पत्थर की लकीर होता था। मेरी सोतन एक बड़े जागीरदार की बेटी थी। उसका मैका मजबूत और बाअसर था और उसके नाम काफी जमीन और जायदाद थी। बच्चे जवान थे। वो असद से 5 साल उम्र में बड़ी थी, रोब और दबदबे के साथ रहती थी। दरअसल वो असद से ज्यादा जमीन और जायदाद की मालिक थी और असद के सामने बोल भी नहीं सकता था। इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उसे बहुत रोब और दबदबे में रखती थी और उसे अपनी जमीन और जायदाद पर बहुत गरूर था। और उम्र में भी उससे बड़ी होने के बायस असद को उसमें कशिश महसूस न होती। मगर वो उसके कहे को टाल भी नहीं सकता था, बल्कि उससे डरता था। मुझे तो पहले दिन ही अंदाजा हो गया था कि मैं इस औरत के मुकाबले नहीं आ सकती। अगर वो चाहे तो मुझे एक सेकंड में असद की जिंदगी से दूध में मक्खी की तरह निकाल सकती है। मगर उसने किसी मकसद के तहत मुझे उसके घर में रहने की इजाज़त दे दी। यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मेरी हैसियत असद की बीवी नहीं, बल्कि उसकी पहली बीवी की खात्मा जैसी हो गई। अपने कम माया होने का एहसास शिद्दत से हुआ और ज़िंदगी से नफरत महसूस होने लगी। अब मैं असद की दूसरी बीवी के तौर पर मुतारिफ हो चुकी थी, लिहाजा यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती थी। इस हाल में ये लोग रखते मुझे रहना था। असद भी मुझसे खुल के प्यार और मोहब्बत नहीं जतला सकते थे। ये दिन रात अजियत भरे थे और मैं अपने कमरे में तनहा बैठी खून के आंसू रोती। मुझे हर शय बड़ी बेगम की रजा से मिलती थी। अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सुतेली औलाद इज्जत से जरूर पेश आती, लेकिन ये ज़ाहिरी रवैया था। दिली तौर पर वो मुझको नापसंद करते थे।
अब पता चला कि किसी शादीशुदा साहिब हैसियत मर्द की दूसरी बीवी बनना कितना बुरा होता है। मैं बेबसी की तस्वीर बन गई। मैके जाने की भी इजाज़त ना थी। मैके वाले अलग नाराज थे। मैंने अपने चचा को छोड़कर किसी गैर को अपनाया था। हर वक्त रोते और सिसकते गुजरने लगा। यहाँ तक कि 20 साल बीत गए। मुझे इस भरे पड़े घर में सिवाय बेजार रवैये के कुछ न मिला। उनकी खुशनुदी के लिए मैंने खुद को मिटा डाला, लेकिन खाली दामन रही। सबसे बड़ा दुख ये था कि काश असद माँ बनने की खुशी में रुकावट ना बनते, लेकिन उन्होंने निहायत बेरहमी से काम लिया था। 4 बार कुदरत मुझ पर मेहरबान हुई। मैं उम्मीद से भी हो गई, और हर बार मेरे शफ़ाक मालिक ने मेरी कोख उजाड़ डाली। मुझे माँ बनने की खुशी से महरूम रखा। आखिरी और चौथी बार जब मैं उम्मीद से हुई और मैंने असद को भी ना बताया, बल्कि इस राज को राज ही रहने लिया। लेकिन राज कुदरती तौर पर जाहिर हो गया तो उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैंने खामोशी से हर ज्यादती बर्दाश्त कर ली और चुप साध ली, ताकि इस बार मेरी कोख न उजाड़ दी जाए और मैं माँ बन सकूं। जब मेरी सोतन और उसके बच्चों को इल्म हुआ तो वो लोग गुस्से में आ गए। उस दिन असद शहर से बाहर गए हुए थे। मेरी सोतन और उसके बच्चों ने एक जानने वाले डॉक्टर को बुलाकर पीछे से मेरा काम तमाम करवा दिया, और एक दफ़ा फिर से मेरी कोख उजड़ गई। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था तो मैं मरते मरते बची। उन्होंने ऐसा इंतज़ाम करवाया कि मैं दोबारा माँ न बन सकती थी। उन्होंने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए और मैं मौत के मुंह से वापस लौटी। जब मेरे शोहर को खबर हुई तो वो सिवाय खामोश रहने की कुछ भी न कर सका। उनकी बेगम और बच्चों को यही शर्त थी कि मैं उस सूरत में इसके निकाह में रह सकती हूँ कि औलाद को जन्म न देती, वरना ये लोग मुझे तलाक दिलवा देते। और असद को ये बात किसी सूरत गवार न थी कि उनके निकाह में आई औरत मुतलका हो जाए, वो आज़ाद होकर वापस माजी में लौट जाए, उनकी मलके से निकलकर किसी और की मलकियत बन जाए। देहात के लोगों की अजीब सोच होती है और अजीब ही रिवाज होते हैं कि साहिब हैसियत ना हो तो जहालत की वजह से औरतें बेच देते हैं, और गैरत के नाम पर औरतों को कत्ल करते हैं और कारी कर देते हैं। अगर साहिब हैसियत हो तो गैरत के नाम पर उनकी आज़ादी सल्ब कर लेते हैं। एक बार बीवी बनाकर गुलाम बना ले तो फिर कभी अपने इन बादियों को आज़ाद नहीं करते, और मरते दम तक यही औरतें उनकी मलकियत कहलाती हैं। आज मैं सोचती हूँ तो दुख होता है, पढ़ लिख कर भी मैंने क्या पाया, सब कुछ गवा दिया। काश कि मैं अपने चचाजाद अली से ही समझौता कर लेती तो आज मौजूदा ज़िंदगी इस ज़िंदगी से अच्छी होती। दुखों से मेरी झोली न भरी होती। मेरी बहन बहादुर ने सब्र किया या दिल पर जबर कर लिया, लेकिन समझौता कर लिया। आज वो खुश है और बच्चों की खुशियों से उसका दामन मुराद लबरेज है। जब उसके बारे में खुशी की खबरें सुनती हूँ तो जी खुश होता है, लेकिन दिल से होक भी उठती है कि काश मैं भी अली के साथ समझौता कर लेती, जैसा कि मेरी बहन ने अपने शोहर अहमद के साथ किया था, तो अपनों से जुदा न होती। अली ने मुझे बहुत समझाया था, मेरा बहुत ख्याल भी रखा, और वो और उसके घर वाले मेरी इज्जत भी करते थे, प्यार भी करते थे। लेकिन वो मेरे अपने भी थे, मेरे दुख दर्द पर तड़प भी उठते थे। लेकिन मैंने उनके साथ बहुत ज्यादती की और नाशुक्री की। तो मुझे आज क्या मिला? इन जालिमों ने तो मुझे माँ के एजाज़ से भी महरूम रखा है। लड़कियों से इल्तिजा है कि अपने वालिदैन को ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी ना छोड़ें, वरना हयात दो कौड़े की हो जाएगी।